नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी तक हमने देखा कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, दांडी मार्च होता है, गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहाँ से लौट कर आते हैं तो कहते हैं मैं खाली हाथ लौटा हूँ। इसी तरह स्वतंत्रता की इस लड़ाई में गांधी जी की यात्रा आगे बढ़ती है। पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी दुखी मन से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं। चूँकि वह जेल में होते हैं तो उनके स्थान पर मदन मोहन मालवीय जी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं मदन मोहन मालवीय जी गांधी जी के स्थान पर। इसी बीच एक बड़ी घटना घटती है 3 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेज भारतीयों से बिना पूछे उन्हें युद्ध में झोंक देते हैं। कांग्रेस जो अभी तक सीमित प्रतिनिधित्व के आधार पर जो चुनाव जीती है उससे इस्तीफा दे देती है। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में प्रसन्न हो जाते हैं और मुक्ति दिवस मनाते हैं। दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी धन्यवाद दिवस मनाते हैं। यानी प्रश्न पूछे कि मुक्ति दिवस किसने मनाया था कांग्रेस के इस्तीफा देने पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो पहला उत्तर होगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने धन्यवाद दिवस मनाया था। कांग्रेस जिसका अब लोकप्रियता जनता के बीच में कम हो रही होती है, गांधी जी के कंधे पर फिर सवार होती है और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी प्रारंभ करते हैं। पहले सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। सत्याग्रह का व्यक्तिगत सत्याग्रह का यह कार्यक्रम पूरे भारत में चलाया जाता है और जगह जगह व्यक्तिगत सत्याग्रह लोग कर रहे होते हैं। अब एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा आह्वान होने वाला है। बंबई का कांग्रेस अधिवेशन 8 अगस्त 1942। महात्मा गांधी घोषणा करते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी भाषण देते हैं कि अब हमें स्वतंत्रता लेनी है, हो सके तो कल ही। मैं आपको एक बहुत छोटा सा मंत्र देता हूँ और वह मंत्र है करो या मरो। अब हम या तो स्वतंत्रता लेकर रहेंगे या इस स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रम में अपने प्राणों को बलिदान कर देंगे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। चूँकि अंग्रेज सरकार पहले से ही कांग्रेस की गतिविधियों पर नज़र गड़ाए हुए थी, तो दूसरे दिन यानी 9 अगस्त 1942 को कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसमें महात्मा गांधी भी होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में तेजी के साथ फैल जाता है। जगह जगह हिंसा भी होती है और पूरे भारत में बिना किसी नेतृत्व के, क्योंकि सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो जगह जगह स्थानीय स्तर पर ही लोग अपना नेतृत्व कर रहे होते हैं और कहीं हिंसात्मक तो कहीं अहिंसात्मक आंदोलन कई रूपों में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था। एक इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि 1857 के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब पूरे भारत में इतनी ऊर्जा के साथ कोई आंदोलन अपना रूप ग्रहण कर रहा है। महात्मा गांधी गिरफ्तार हो चुके हैं और कई बड़े नेताओं को कहने के बावजूद भी गांधी जी को नहीं छोड़ा जाता है। फलतः यह आंदोलन भी अपने वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता और 1944 आते आते यह आंदोलन पूरी तरह से बिखर जाता है। बिना इसमें चूँकि नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ आह्वान किया था महात्मा गांधी ने और उसके दूसरे दिन यानी 8 अगस्त को आह्वान किया भारत छोड़ो आंदोलन का और 9 अगस्त को गिरफ्तार हो जाते हैं और 1944 तक महात्मा गांधी जी जेल में रहते हैं। इसी बीच 1944 तक इस तरह के पूरा 1942 के बाद 43 और 44 को अगर हम कहें तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में एक निष्क्रिय राजनीति का दौर था। इस दौरान कोई ऐसी घटना नहीं घटती है जिसको कहा जाए कि कोई बड़ा आंदोलन या परिवर्तनकारी आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अगले 2 वर्षों तक महात्मा गांधी जी जेल में ही रहे।
उन्हें सरोजनी नायडू के साथ आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया था। वहाँ भी उन्होंने भूख हड़ताल किया और उनकी तबीयत जब खराब होने लगती है तो उन्हें अंग्रेज छोड़ देते हैं 1944 में। एक घटना घटती है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अब लेबर पार्टी की सरकार हो जाती है और अब क्लीमेंट एटली जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के। वो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। बहुत बड़ा बदलाव है। भारत को स्वतंत्रता मिली तो अगर इसमें इंग्लैंड के चुनाव का योगदान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है कि जब वहाँ के लोग भी चाहते हैं, यानी इंग्लैंड के लोग भी चाहते हैं कि भारत स्वतंत्र हो। घटनाक्रम आगे बढ़ता है और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर बना के भेजे जाते हैं और यहाँ पर वह घोषणा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों के साथ भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इधर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान मुद्दे को लेकर के लगातार अंग्रेज़ सरकार को घेर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस यह चाहती है कि विभाजन न हो, लेकिन अंततोगत्वा विभाजन हो जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर गुजर कर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और भारत विभाजित हो जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। कलकत्ता में जो हिंसा हुई रहती है उसके कारण और भारत के विभाजन के कारण महात्मा गांधी जी पूरी तरह टूट चुके होते हैं। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी महात्मा गांधी प्रसन्न नहीं थे। क्यों? क्योंकि जिन्हें वह अपनी आँखों के तारे कहते थे, अपनी दोनों आँखें कहते थे, हिंदू और मुसलमान, अब वो अलग हो चुके हैं। 1915 से लेकर के और 1947 आज़ादी मिलने तक महात्मा गांधी ही पूरी राजनीति के धुरी बने रहे। यद्यपि ना वो किसी संस्था के प्रमुख बने, ना कांग्रेस के लिए कभी उन्होंने अध्यक्ष पद एक बार उन्होंने ग्रहण भी किया, लेकिन कभी उन्होंने किसी बड़े पद की चाह नहीं रखी। आज़ादी के बाद भी किसी पद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उदास मन से बिड़ला हाउस में दिल्ली में रहने लगे। 30 जनवरी 1948 का वह काला दिन जिस दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे गोली मारते हैं और नाथूराम गोडसे अपना नाम काले अक्षरों में इतिहास में गुदवा लेते हैं। महात्मा गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व अब चिर निद्रा में विलीन हो चुका है, लेकिन उनके योगदान को भुलाना शायद किसी भी भारतीय के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और जब जब महात्मा गांधी का नाम लिया जाएगा, आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेंगी और समझने का जब प्रयास करेंगी तो कहेंगी कि कोई ऐसा भी व्यक्तित्व था जो सब कुछ त्याग कर सिर्फ समरसता, हिंदू मुस्लिम एकता, सभी जातियों को एक मार्ग पर चलाने का, सभी में एकता में बांधने का प्रयास किया। ऐसा भी कोई व्यक्तित्व था जो मोह माया लोभ ईर्ष्या से बहुत दूर और भारतीय राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा महात्मा गांधी इस रूप में हमेशा जाने जाएंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। महात्मा गांधी से जुड़ी वो जानकारियाँ जो हमारे परीक्षा में हमसे पूछी जाती हैं उनको एक एक बिंदुवार करके लिखा जाएगा। तब तक महात्मा गांधी के इस पूरी कहानी को, चारों सीरीज़ को आप सुनिएगा और बहुत ही छोटे रूप में महात्मा गांधी को समझने का प्रयास करिएगा। एक बृहद कथा को छोटे रूप में समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 वीडियो आपके मन मस्तिष्क में उनकी यात्रा को बहुत ही साफ कर देंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और वो सभी घटनाक्रम, सभी तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो महात्मा गांधी से संबंधित। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।